अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अपफ्रंट विद मोना आलम। आज लगता है कि हुकूमत के खिलाफ जो बड़ी बैठक है वो लग गई है और मल्टीपल फ्रंट से हुकूमत को कॉल्स दी जा रही हैं एहतजाज की और प्रोटेस्ट की और अल्टीमेटम्स दिए जा रहे हैं। ये सिलसिला काफ़ी दिनों से जारी है, लेकिन आज बाकायदा तौर पर नई बात इसमें यह है कि अपोजिशन एक ग्रैंड अलायंस बनाती हुई नजर आई है। और दूसरी जो कल बड़ी कार्रवाई जो पाक फौज ने करने का ऐलान किया है, उसकी भी जो एक फार साउंडिंग उसकी जो गूंज है वो हमने आज भी सुनी, क्योंकि आज पीटीआई जिसकी जमात जिसके ऊपर पुष्ट पनाही करने का जो प्राइमरी इल्ज़ाम था जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर था, फॉर्मर DGISI पर, वो जो जमात है वो खुद इटसेल्फ कह रही है कि नहीं, हमारा ये मामला नहीं है और ये एक फ़ौज का इनफरादी मामला है, हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। आज इमरान खान साहब ये कहते हुए रिपोर्ट हुए। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं ये, क्या वाक़तन ऐसा ही है? क्योंकि जो प्रेस रिलीज़ एटलीस्ट थी उसमें तो ये चीज़ दर्ज थी कि मल्टीपल दफ़ा वायलेशंस के जो हैं वो पाए गए हैं, वायलेशंस पाई गई हैं आर्मी एक्ट की बाय जनरल फैज़ हमीद। तो उसकी इंटरप्रिटेशन यही थी कि ज़्यादातर जो वायलेशंस हैं वो उसी दौरे हुकूमत की या उनके पावरफुल टाइम्स की हैं, PTI की। तो क्या फिर ये इंटरप्रिटेशन ही गलत है? और इमरान खान साहब कहते हैं दूसरी तरफ की बात है या जो हुकूमत की तरफ की बात है, ये वहाँ से कुछ सदाएं आ रही हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से जो अब माफ़ी या रिकन्सिलिएटरी टोन है, उसकी भी एक वजह यही है कि इस तरह की कार्रवाई का पहले ही उनको इंकशाफ हो गया था या उनको खबर लग गई थी, जिसके बाद उनको लग रहा था कि अब अगला नंबर उनकी पार्टी का हो सकता है, उनकी पार्टी पे या उन पे मज़ीद कड़ा वक्त आ सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी जो टोन थी वो अचानक से जो कन्फ्रंटेशनल टोन थी उसको रिकन्सिलिएटरी टोन में रातों रात तब्दील कर दिया था। क्या वाकई यही मामला था? इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है और जो हुकूमत को किन एतराफ़ से अब बताया जा रहा है कि आपका टाइम अप हो गया और अल्टीमेटम्स दिए जा रहे हैं, एक उसकी कुछ हमारे पास एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, देखते चलिएगा। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की राह हमवार हो गई है या नहीं? इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक, हुकूमत के खिलाफ आईनी और अवामी मामलात पर मिलकर चलने पर इत्तेफाक, हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर भी गौर किया गया है। अपोजिशन जमातों के इजलास में महमूद खान अचकज़ई, PTI के बैरिस्टर गौहर अली और उमर अयूब और JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान शरीक हुए। इजलास में जमात इस्लामी ने भी शिरकत की। इससे पहले मई में जमात इस्लामी ने ऐलान किया था कि वो किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका ने इत्तेफाक किया कि हुकूमत से ना महंगाई, ना बदअमनी और ना ही मईशत संभल रही है। मौजूदा हुकूमत किए गए तमाम वादे पूरे करने में नाकाम है। अब अपोजिशन का इत्तेहाद मजीद मजबूत बनाया जाएगा। इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली के लिए TORs पर बात हुई। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अहम फैसले भी किए गए। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने एक बार फिर हुकूमत को खबरदार किया कि हुकूमत ने कौम और मीडिया के सामने तहरीरी मुआहदा किया है और अगर हुकूमत समझती है कि ये पहले धरनों की तरह मुआहदा है तो ऐसा नहीं होगा। 41 दिन रह गए हैं, बिजली की कीमत कम होगी तो ठीक नहीं तो अवाम का हक उनको देंगे। और ये नाजरीन तमाम तर अल्टीमेटम्स हैं जो कि मिल चुके हैं अब हुकूमत को, और कहते हैं कि जब ग्रैंड अलायंस बन जाए तो फिर हुकूमत का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाता है। PDM के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इमरान खान साहब और PTI उसको डिनाई करते रहे थे कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा और इस अलायंस में कोई दमखम नहीं है, लेकिन दे वर टेकन डाउन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। क्या इस दफ़ा भी जो तारीख है अपने आप को बड़ी जल्द दोहराने वाली है? फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। बिलाल क्या हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए तमाम तर बात में, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, स्टॉलवर्ट ऑफ हिज पार्टी एंड ऑल्सो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द PMLN। वेरी वार्म वेलकम बिलाल साहब। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेबाक रहनुमा, हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर बहस में विद ऑल हिज व्यू पॉइंट्स। आपको भी सर बहुत खुश आमदीद। और नाजरीन, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जो ख़ास तौर पर फ़ौज से मुंसलिक मामलात हैं उनको एज़ वेल एज़ अपनी रहनुमाई हमारे साथ सियासी एतबार से भी रखेंगे कि अब चीज़ें वो किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी। बिलाल कियानी साहब, PDM बनी, इन्होंने डिनाई किया, इन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए, ये हो गया वो हो गया, बट दे वर टेकन डाउन। आप लोगों ने कामयाबी से इन्हें गिरा दिया। अभी भी अलायंस बन गया है, आप जितना मर्जी डिनाई करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी दिल में पता है कि वही रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है 2 साल बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। प्लेजर ऑलवेज ऑलवेज। जी देखिए, बात यह है कि पहले आप देख लीजिए PTI का पिछले चंद माह में हमने पहले सुना छोटी ईद से पहले कि अब आप देखिएगा छोटी ईद के बाद अवाम सड़कों पे आएगी, मुल्क गिर एहतजाज होंगे। छोटी ईद आई गुजर गई,
फिर बड़ी ईद से पहले मैं ये टॉक शोज़ में हम दावे सुनते थे, इसी तरह क्लिप्स चलते थे कि बड़ा एहतजाज बन जा रहा है, आप परेशान तो नहीं हो रहे, आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बड़ी ईद आई, बड़ी ईद गुजर गई, बड़ी ईद के बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने देखा कि वो बिल्कुल नुचड़ के एक भूख हड़ताली कैंप जो एक दरी लगी हुई है पार्लियामेंट के बाहर, उस श्रिंक होके वहाँ तक पहुँच के, और वो दरी के अंदर भी 3 लोग बैठे होते हैं और हर दूसरे दिन पैकेज वहाँ पे आपके मीडिया वालों का बन रहा होता है कि यहाँ पे भूख हड़ताल में कोई पीटीआई के लोग क्यों नहीं आते। तो देखिए ये तो, और वो भी भूख हड़ताल जो थी वो हकीकतन एक डाइट प्लान था, जो कि वो लंच के बाद आगाज होता था, डिनर से पहले रैप अप हो जाता था। तो ये तो हकीकत है, डाइट प्लान भी इससे लंबा चलता है डॉक्टर साहब। तो बहरहाल देखिए ये तो हकीकत है उसकी। देखिए जहाँ तक बात है ऑपोजिशन जमातें आपस में मिली हैं, ठीक है जी, उनका एक व्यू पॉइंट ज़रूर है, बट हमारी हुकूमत जी देखिए अपना काम कर रही है। फिलहाल साहब जो वादों की खिलाफ वर्जी है वो तो हम सब ने देखी ना। अभी आप लोग बहुत खुश थे, जमाते इस्लामी को आप लोगों ने उठा दिया और उनके साथ मामला तय हो गए, वो भी मिल गए इनके साथ आके। और ये देखिए मोना साहब, मैं जरा उस बारे में एक बात, क्योंकि आपने इंट्रो में बात की थी, मैं उसको जरा क्विकली एड्रेस कर लेता हूं। जी जी जरूर। देखिए जो बात जमाते इस्लामी कह रही है ना, बात है जो शहबाज शरीफ साहब उनसे पहले कह रहे हैं। हमने उनको यही बताया कि चाहे वो सैलरी क्लास का मामला हो, चाहे वो बिजली के बिल कम करने का मामला हो, ये तो वो इश्यूज हैं जो शहबाज शरीफ साहब और हमारी हुकूमत ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, तो इस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। मगर ये चीज़ें देखिए प्रैक्टिकली करना, बातें करने वाले बड़े थे। अगर आज मुल्क के अंदर किसी हुकूमत ने कभी कोई काम किया, मसाइल हल किए, वो हमारी है। मगर IMF के प्रोग्राम में भी होना एक रियलिटी है। अब चादर देख के पाँव फैलाना भी एक रियलिटी है। इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किस तरह करना है, अपने खसारे भी हमने कम करने हैं, अपनी आमदन भी बढ़ानी है, टैक्स नेट वाइडन भी करना है, बिजली के सेक्टर के अंदर इनएफिशिएंसीज भी कम करनी है ताकि नर्क नीचे आ सके। नर्क भी इस तरह चुटकी से नीचे नहीं आते। साहब यही बातें तो आपको PTI वाले बताते थे कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप उस वक्त कहते थे नहीं हम महंगाई मुकाओ, मार्च बात यह है हकीकतन, अगर हमारी हुकूमत उस टाइम पे ना आई होती तो यहाँ पे श्रीलंका वाले हाल हो गए थे जो खान साहब कर रहे थे। मतलब कि बिल्कुल मैं आई कैन गो इनटू द हिस्ट्री, किस तरह उन्होंने अपने IMF प्रोग्राम को तोड़ा, फिर सबुटाज किया, फिर तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन की ऑडियो लीक्स आई, किस तरह दे इंश्योर्ड कि हमारा एक हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट हो जाए। वो एक अलग बात है। मगर आज भी हुकूमत, मैं जानता हूँ कि जो भी बिजली सेक्टर के अंदर मीडियम और लॉन्ग टर्म मेजर्स के अलावा इमीडिएटली जो रिलीफ फराम कर सकती है उसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ तो वो ऑलरेडी फराम कर चुकी है। जिस तरह अभी आपने देखा 50 अरब रुपए की एक सब्सिडी दी ताकि 200 यूनिट तक जितने भी घराने हैं जो आपके 80% पाकिस्तान के घरेलू सारिफीन है कि उनके नर्क में बिल्कुल इजाफा ना हो। अभी भी जो टोटल ओवरऑल नर्क में इजाफा हुआ है उसमें उनको प्रोटेक्ट किया है। मगर इसके आगे भी अगर ओवरऑल नर्क में जो कमी आ सकती है उसका जायजा लिया जा रहा है और हुकूमत जो भी प्रैक्टिकली इकदाम उठा सकती है, अब प्रोग्राम को भी इंटैक्ट रखते हुए, अपनी फिस्कल स्पेस को भी देखते हुए, लोगों की जेब में भी आसानी करने के लिए। मगर ये मैं कहने का मकसद ये है कि ये इकदाम हुकूमत वैसे भी ले रही है। हाफिज साहब चले ठीक है, एक इशू को हाईलाइट कर रहे थे, वो उनकी मर्जी है, मगर हरगिज़ ऐसा नहीं है कि क्योंकि उन्होंने धरना किया तो ऐसी इशू है। अच्छा, इसके ऊपर हुकूमत उससे पहले ही काम कर रही थी और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नताइज नजर आए। जी आगे सेनेटर साहब, उन्होंने एक ईद छोटी बड़ी निकाली, अब ये अगले सालों की भी ईदें इसी तरह से निकलती जाएंगी और आप देखते चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए मोना जी, इस तरह है कि वो कहते हैं ना, जब टाइम आएगा तो पता चल जाएगा। हमने बारहा देखा है, वो एक जोक चल रहा था कि जो हसीना वाजिद है वो भागने में आज भी उनका नंबर 2 है, एक नंबर में कोई और है जो हर दफ़ा भाग जाता है, मुल्क से फ़रार हो जाता है। देखिए इस तरह ये है कि अनकरीब आप देखेंगे कि बहुत सारी फ़्लाइटें फिर बुक होनी शुरू हो जाएंगी और बहुत सारे लोग यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे। और उसकी वजह ये है, उसकी वजह यह है, अगर आप हिस्ट्री देख लें और मेरे जैसे लोग क्यों इस मतलब बीइंग अ टोटल प्रोफेशनल मैन, हम जैसे लोग क्यों पॉलिटिक्स में आके और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑपोजिशन में क्यों होते हैं, उसकी वजह यह है कि प्रॉब्ली ही इज़ अ टू यंग मैन, उस वक्त ये शायद अभी बहुत बच्चे होंगे, कि जब हमने देखा कि ये सारे IPPs के जो मुआहदे हुए थे, ये वो माइंड सेट है जिन्होंने वो मुआहदे किए थे कि जब आसपास के मुल्कों में 4 सेंट के ऊपर मुआहदे होते, पाकिस्तान में 14 सेंट पे हुआ थे। जब आसपास के मुल्कों में 1.8-1.7 बिलियन डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट लगता था, तो यहाँ पे उसी किस्म का, उसी लेवल का प्रोजेक्ट जो था वो तकरीबन 1.9 मीन्स ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट इन डॉलर्स में, वो बिलियन में वो लगता था। और ये मैं नहीं कह रहा, वो इस वजह से कि यहाँ लोड शेडिंग का एक तूफान बरपा था, इस वजह से ना। देखिए इस तरह ये है, मेरे पास प्याली एक है और मैं उन्हें कहूँ कि 6 जग
आप चाय बना दो। अब मैं उन प्यालियों को उसमें डाल नहीं सकता। इन लोगों ने 43 या 44,000 मेगावाट्स के इन्होंने प्रोजेक्ट लगा दिए, लेकिन उन्होंने जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी तो वो बिल्डअप ही नहीं की, तो वो कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, फिर उसके बाद जो असल अगर आप देखें, आप ज़रा ट्रेस करें ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, ये कैपेसिटी पेमेंट्स 1990 से ट्रेस करें और 2013 तक ले जाएं, ये कभी 100, 150 या 200 बिलियन से ज़्यादा नहीं हुए। लेकिन जब आप 2014, 15, 16 के पास जाते हैं और उसमें जो इंपोर्टेड गैस और इंपोर्टेड कोल का किया, और ख़ासतौर पे मैं रेफरेंस दूंगा कि साहिवाल में इंपोर्टेड कोल की तो तुक्की नहीं बनती। अच्छा, उसको जब आपने जो मियां साहब का दौरे, जो मियां साहब का दौरे, तो आप थे ना गवर्नमेंट में उसके बाद, सर आपने क्या एक मिनट है ना, देखिए जब आप इंटरनेशनल मुआहदे कर ले ये वैसे नहीं हटते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें, एक मिनट है, अब आप उसके बाद देखें, आपको पता है कि हर 15 मिनट में अगर एक ट्रोला आके वहां पे कोल डे, तब भी उसकी चीजें नहीं होती, वो पूरी नहीं होती उसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब आप देखें 2017 ऑनवर्ड्स देखें कैपेसिटी पेमेंट्स को देखें क्या होता है। उससे पहले 200 बिलियन होता है, अब 600 बिलियन एक साल 2017 to 18 में, उसके अगले साल तकरीबन 9 बिलियन, उसके अगले 1.2 बिलियन, उसके आगे 1.7 बिलियन, और फिर आप देखें आज कितना है, वी आर ऑलमोस्ट टचिंग 3 ट्रिलियन। दोनों आप लोग आज तक वी आर डूइंग 3 ट्रिलियन। नहीं, आई एम नॉट अ कॉमर्स गाय, ही इज, आई एम अ डॉक्टर। जी, आपके इकोनॉमिक्स अच्छे हैं, आपके स्टैट्स वगैरह अच्छे हैं। मैं आपको वो बता रहा हूं कि इस लिहाज से, और ये वो मसला है जो पाकिस्तान में हो रहा है। अब अच्छा, इसके अलावा ये तो सिर्फ एक मसला है जो उस सोच की अक्कासी करता है जिस सोच ने इस मुल्क को तबाह किया है। क्या सोच थी ये बता दें। ठीक है, ये सोच ये थी, वो तो कहते हैं सोच ये थी कि लोड शेडिंग खत्म करें किसी देखें जरूर ये सोच होगी, लेकिन जब नलायक आदमी, गलत पर्सन, रॉन्ग पर्सन फॉर द रॉन्ग जॉब, एक नलायक आदमी, और ये याद रखें 1985 में, आपको पता है 1985 में जुनेजो साहब क्या करना चाहे, 1985 जुनेजो साहब वो मियां नवाज शरीफ को ना उस पे क्या कहते हैं करप्शन पे निकालना चाह रहे थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने 8 से 9 प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके उनको निकाला है। रिकॉर्ड में आप देख लें, ही हैज बीन इन्वॉल्व दैट। अच्छा, मुझे एक बात पूछा है, दुरानी साहब जो थे, जनरल दुरानी साहब, उन्होंने 1990 में क्या प्लान दिया था? एक इंटरेस्टिंग जाहिर है पहलू है, इसकी तरफ हम एट लेंथ भी आते हैं। ब्रिगेडियर साहब का भी व्यू उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि दौड़ें लग गई हैं। अब ये सर जनरल फैज़ हमीद, उनके खिलाफ जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, योर रीडिंग ऑफ द मैटर, क्योंकि फैसल वाडा साहब तो कल से इंकशाफात पे इंकशाफात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में अरशद शरीफ शहीद, उनकी जो उनका जो मामला है उनकी असैसिनेशन का, वो भी उसी की तरफ जा रहा है जनरल फैज़ पे। और उन्होंने ये भी कहा है कि खान साहब पर जो हमला हुआ था 2022 में, वो भी कहते हैं इन्होंने सारा वो उसके मास्टरमाइंड थे, तो ये भी चीज़ें खुलेंगी। आर यू प्रिवी टू एनी सच इन्फॉर्मेशन सर कि ये अब मजीद क्या आपको लगता है वबाले जान बन जाएगा पीटीआई के लिए, या उनका इनफरादी मामला है ये कुछ? नहीं, देखें बात ये मोना कि पहला जो केस है टॉप सिटी का, तो वी ऑल नो व्हाट हैज हैपेंड, और वो उन्होंने केस, लेकिन सेकंड जो है ना आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो है वो काफ़ी जाहिर है, जब इंक्वायरी हुई है उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बहुत डिटेल्स आई होंगी विच वी आर नॉट वेरी क्लियर, और अगर क्लियर नहीं तो मेरे ख्याल में इट डजंट लुक नाइस कि वी शुड स्टार्ट स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने की है। बात ये है कि देखें बिल्कुल शवाहिद हैं और एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस अवेलेबल है। और क्योंकि ये ऐसे सेंसिटिव अपॉइंटमेंट में जो ऑफिसर रिटायर होते हैं इस रैंक से, और खास तौर पर जब उस वक्त की चेंज हो गई हो रही होंगी, इनकी एफिलिएशन किसी के साथ है, तो आई एम श्योर कि हमारी दिल्ली सर्विसेज ने ज़रूर सर्वेलेंस की होगी, रिकॉर्डिंग भी की होगी, वीडियो और ऑडियो भी लिए होंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी उठाए होंगे, किससे मिल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये बात चार्जशीट के अंदर आई। और आपने एक नोटवर्दी बात सर आपने फरमाई है ब्रिगेडियर साहब, मैं दोबारा रिआइटरेट कर रही हूँ, आपने कहा कि आफ्टर रिटायरमेंट कुछ और मजीद एक्टिविटीज जो हैं वो उसके सबूत शवाहिद मिले। जी बिल्कुल, जब मिले तो जिसकी वजह से ये उनके पोस्ट रिटायरमेंट की जो बात की जा रही है, ये उसमें जो 2 साल के पोस्ट रिटायरमेंट तो बेसिकली पीटीआई वाज नॉट इन पावर। हां, he was not in power, but then he was maybe he was the mastermind for so many things.
किसी अगर वो जितनी एक्सपीरियंस था उनका और जितनी सेंट्रल अपॉइंटमेंट में थे, तो ही कैन ऑलवेज बी अ गुड एडवाइजर टू एनीवन। मैं आई एम नॉट नेमिंग एनीवन बिकॉज मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं, लेकिन जो फौज बात करती है अगर उन्हें की है तो 100% दे हैव अ कॉन्क्रीट एविडेंस अवेलेबल। और ये चार्जशीट जब उनको पढ़ के सुनाई जाएगी तो उसमें डाला जाएगा कि आपके ऊपर ये चीज़ों के आप मुर्तकब हुए हैं जिसके ऊपर आपका फील्ड कोर्ट मार्शल कॉन्स्टिट्यूट किया गया और किया जा रहा है। दैट्स व्हाट इज द फौज का प्रोसीजर। और इसको जैक ब्रांच जो होती है, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच GHQ में, जो कि लीगल पूरी ब्रांच क्वालिफाइड लॉयर्स हैं और दे पुट ऑन द मिलिट्री रैंक, वो इसको पूरा वेट करते हैं। उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल देख के कहा कि यस दिस इज अ फिट केस टू बी हेल्ड बाय जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल, और उसके बाद ये केस चल रहा होगा। ये सेकंड देखिए, सेकंड मोना बात करें ना गवर्नमेंट की, देखिए मुझे ऐसे लगता है कि ये PDM गवर्नमेंट खुद जाना चाह रही है एंड दे वांट टू बिकम विक्टिम। अदरवाइज देखें वजह ये है कि आप मुझे एक बात बताइए सर, पकड़े जनरल फैज हमीद गए, आप कह रहे हैं PDM जाना चाहती हैं, PDM तो कहते हैं हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, हमारा क्या लेना देना है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन। हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि आपने व्हाई डोंट यू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू मेक देम हैप्पी। कोई एक काम बताएं जो इस गवर्नमेंट ने किया हो। आपने 1500 अरब रुपया डेवलपमेंट फंड में रख दिया, ठीक है। आपने उसके बाद बिजली की कीमत बढ़ा दी, डीजल की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी, महंगाई इंतहा से ज्यादा हो गई। आपने कोई एक काम किया हो कि मैं कहता हूँ कि ये अवाम को खुश करने के लिए, अगर ये 1500 जो अरब है जो इन्होंने डेवलपमेंट फंड में रखा है, 500 अरब ये एलोकेट कर देते कि ठीक है जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है कि वो खराब ना हो, आप उसको एलोकेट कर दे। 1000 आराम से ये 1-2 साल के लिए ना डेवलपमेंट करे, व्हाट विल हैपन? द ओनली थिंग कि MNA MP को पैसा नहीं दिया जा सकता, ये उनको पैसा देने के लिए जहां पर हमें पता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यानी डेवलपमेंट बजट तो आप कह रहे हैं उसको, तो हम तो ये रीड करते हैं सर कि डेवलपमेंट बजट दे दें, खुदारा चलें, कुछ तो आवाम का भला हो। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो अखराजात अपने कम कर लें, लेकिन आप क्रिटिकलिटी से देख रहे हैं इवन डेवलपमेंट बजट को और वो फंड्स को भी, तरक्याती फंड्स इट गोस टू MNA MP, उनके चले जाते हैं डेवलपमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, किसी को 50 करोड़, किसी को 60 करोड़ चला जाता है। अगर ये 1000 अरब रुपया ये अवाम के पेट्रोल, डीजल, बिजली, कमोडिटी ये रिलीफ दे देते हैं, तो मुझे बताइए ना। मुझे एक अर्ज का जवाब जरूर दीजिएगा ब्रिगेडियर साहब। वो कहते हैं कि ऑप्शन नहीं है ना, वो शायद PDM को या प्रेजेंट गवर्नमेंट ये भी कहते हैं कि अगर ऑप्शन PTI को समझा जाए तो उनके ऊपर 9 मई जैसे बड़े संगीन इल्जामात हैं। ऑप्शन क्या है फिर? If not PDM, मतलब if they go home and if they get their bags back. नहीं, I'm not saying, मैं नहीं कह रहा, definitely PDM will never like to go, लेकिन उनको अवाम के लिए अगर खुशहाली इस तरीके से ले आएंगे, आपके सामने इसके बाद IPPs को जो नो इट, आप बुलाएं सारे पाकिस्तानी जितने इसमें ये स्टेक होल्डर्स हैं, बिठाएं, कहना 2 साल के लिए फॉर गॉड से यू ईटन एवरीथिंग, 2 साल के लिए नो सर्कुलर डेट, आपको कैपेसिटी चार्जेस हम नहीं दे सकते, प्लीज अंडरस्टैंड। 500-600 1000 अरब वो बचा लें, 2000 अरब रुपए से यू कैन डू वंडर्स टू कीप पीपल ऑफ पाकिस्तान हैप्पी। वेरी फेयर, ये तमाम चीजें कोई मुश्किल नहीं है बिलाल साहब। दोनों इतराफ से आपकी तरफ की बात आ रही है, सेनेटर साहब से भी आ रही है, ब्रिगेडियर साहब से भी आ रही है कि अगर यही कारकर्दगी रही तो शायद ऐसा लगता है कि आप घर जाना चाहते हैं। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन, ऑन ऑल द मैटर्स। वेलकम बैक नाजरीन जी। बिलाल साहब, ब्रेक से पहले हारिस साहब ने कुछ क्रिटिकल एंगल्स बताए हैं। कुछ मायूस साहब ने बातें की थी, तो मैं विद योर परमिशन जरूर वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड। बिल्कुल प्लीज, मेरा भी फिर आपसे। देखिए, सबसे पहले हुमायूं साहब ने बात की फ्लाइट्स की, तो मैं आपको ये याद कराना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक भौंडी कन्विक्शन के बाद नवाज शरीफ ने अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़ा और बेटी का हाथ थाम के पाकिस्तान आया जेल जाने के लिए, इसकी मिसाल ना किसी डिक्टेटर की रही है, ना किसी और सियासतदान की रही है। इसलिए अगर मैंने किसी शख्स को अगर अरेस्ट से भागते हुए देखा बार बार, वो इमरान खान ही था। तो सबसे पहले तो इसलिए फ़्लाइटें की बातें हमसे ना करें, फ़्लाइटें की बातें कहीं और हो जाएं। दूसरी बात है IPPs की। देखिए, बात यह है, जैसे आपने जिक्र किया कि लोड शेडिंग रूज पे थी, मतलब कि 18-20 घंटे की लोड शेडिंग आम थी 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी, और उस टाइम पे एक आवाम की ज़रूरत, मईशत की ज़रूरत थी कि लोड शेडिंग का खात्मा, और नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का खात्मा किया। अब जिन IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स की बात होती है या कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होती है,
तो वो प्रोजेक्ट्स वो 90s के बाद 90s की पावर पॉलिसी थी, उसके बाद 2002 की गालिबन पॉलिसी थी, तो वो दीगर पावर प्लांट्स हैं जो अभी तक चलते आ रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि आज कभी उन्होंने साल दी ना, उन्होंने कहा 13 से 14 भी लगाए हैं आप लोगों ने। नहीं बिल्कुल हमने लगाए हैं जी, और हम ऑन करते हैं। अब मेरी जब आपके पास इंडिजिनस भी मौजूद है, देखिए और वो जहां पे इंपोर्टेड कोल है, देखिए उस वक्त एक तो हमारी मईशत की जरूरत थी, वी अर्जेंटली नीडेड पावर प्लांट्स एंड वी गॉट देम। उसके बाद आप बता दीजिए कि कितनी कोई और उसमें बेहतरी ला सका है, या ट्रांसमिशन के निज़ाम में, डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम में। दूसरी बात, अगर आज आपके बिजली के नर्ख बढ़े हुए हैं तो वो 2 वजहों से। हम जब छोड़ के गए थे उस टाइम पे डॉलर का रेट क्या था? 100 के आसपास था। आपकी इंपोर्टेड फ्यूल, आपके पावर कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलर बेस्ड है। आपकी जो मईशत का और जो डॉलर का रेट बढ़ा पीटीआई की हुकूमत के दौरान, उसका असर है। नहीं मोना साहब, अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर है ना। नहीं अनप्रेडिक्टेबल नहीं, आपकी मईशत की आप नहीं, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं बनाएंगे, आप रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बढ़ाएंगे, तो बिल्कुल आपके रुपये पे प्रेशर आएगा। मुझे एटलीस्ट अलाउ मी, आई हैव टू एड्रेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। देखिए मैं दूसरी बात ये है कि अगर आपकी पावर प्लांट्स की जनरेशन एक मईशत की एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी की सतह के लिए बनाई गई, अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ का वो पाथ रहता है जो 2018 में था, तो आज यही जनरेशन कैपेसिटी आपकी सारी की सारी यूटिलाइज भी होती है और आपके नर्ख भी कम होते हैं। ऐसी बात नहीं है बिलाल साहब की ट्रांसमिशन ही नहीं थी, जितनी जनरेटेड कैपेसिटी है उसको ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन के चैलेंजेस जरूर हैं, बट दैट इज अ स्मॉलर चैलेंज कंपेयर टू द फैक्ट कि आप इन्होंने जीडीपी ग्रोथ आपके कहते हैं जीडीपी ग्रोथ अगर ज्यादा होती है तो यही कैपेसिटी पेमेंट के जो चार्जेस हैं ये ज्यादा यूज्ड यूनिट्स के ऊपर स्प्रेड आउट होते हैं, और इसीलिए आपके कैपेसिटी पेमेंट पर यूनिट कम होते हैं। जितनी आपकी यूटिलाइजेशन जनरेटेड बिजली की ज्यादा होती है, उतनी कैपेसिटी पेमेंट पर कस्टमर जो है वो कम होती जाती है। तो ये भी चंद फैक्टर्स हैं। मगर आज भी देखिए शहबाज शरीफ साहब ट्रांसमिशन के निजाम के ऊपर भी जिन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, हारिस साहब मैं उस पर भी आता हूँ, उसके अंदर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स भी हैं। उन्होंने तरक्याती फंड्स की भी बात की है, डायरेक्ट एमएनएस एमपीएस को देते हैं, वही बंद कर दें। वो तो एक वो डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है कि आप अपने लोगों को नंबर वन एमएनएस को कोई डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, कोई नहीं मिल रहा। बिल्कुल देखिए मेरी अर्ज सुने, जिसको वो डायरेक्ट पैसा कहते हैं वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट को जाता है, मुझे पता है। 1500 अरब रुपए की जो इन्होंने बात की नंबर 1 पीएसडीबी का, वो साइज नहीं रहा। जो मेरी लास्ट इल्म में है वो रिड्यूस होकर 1150 हो गई थी, और उन्हीं वही पैसे इस्तेमाल करके आवाम की रिलीफ के लिए ही 50 अरब रुपए की सब्सिडी बिजली के नरखों के लिए रखी गई थी, 200 यूनिट तक के लोगों के लिए। नंबर 2, देखिए आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी अक्सरियत ही वो हैं जो इसी तरह के इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें आपकी ट्रांसमिशन लाइन लग दी है, मटियारी से रहीम यार खान एक प्रोजेक्ट है, दीगर और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अगर आप रोक दें तो आपके ये इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज जो कौमी वसाइल हैं ये आपके काम रुक जाएंगे, और इसकी भी कॉस्ट है। हर प्रोजेक्ट जिसको आप फंड नहीं करते, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, वो फिर डिले होता है, उसकी कॉस्ट एस्केलेट करती है, और वो आइंदा साल में बात आती है। देखिए तीसरी बात, क्योंकि हारिस साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग बात की थी, मुझे गुजारिश करने दें कि इस हुकूमत ने क्या किया, ये हुकूमत जाना चाहती है। ये देखिए क्या हमने IMF का मुआहदा करके यहाँ पे आपको इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं की? क्या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसके तहत तकरीबन 1 करोड़ आई थिंक अराउंड 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को 13,500 रुपए पर क्वार्टर जाते हैं। डिसएग्रीमेंट्स वो मुसलसल यही कह रहे हैं कि उनके इस पे डिसएग्रीमेंट वो तो हो सकती हैं, बट वो आई मीन आई हैव टू काउंटर दैट जी, तो आई एम डूइंग दैट बिकॉज हुकूमत चादर देख के पांव भी फैला रही है, मईशत स्टेबलाइज भी कर रही है। वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कोई हमारी मईशत की जरूरत है मगर पॉलिटिकली चैलेंजिंग होती है, वो भी हम कर रहे हैं, और इमीडिएट रिलीफ भी आवाम को। बिलाल साहब, निजाम की दुरुस्तगी के लिए जो इकदाम उठाने थे, अब जो ये उठा रहे जनरल फैज हमीद वाली जो कार्रवाई है, ये इटसेल्फ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये तमाम तरह इनिशिएटिव लिया गया है। आपकी गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, और दूसरी तनकीद जो आपके ऊपर आ रही है, आपने सुनी होगी मल्टीपल फ्रंट्स पे, वो ये है कि देन आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब तो खुद कहते थे कि सब उन्होंने किया है, उनका करा धरा है। बाजवा साहब की मैं बात कर रही हूँ, ख्वाजा आसिफ सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर अभी भी बड़े क्रिटिकल हैं बाजवा साहब के, उनके ऊपर जब कमेंट्स आते हैं तो आप उनको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। आपने तमाम तर जो है मलबा आपने एक शख्स पे डाला हुआ है, और उस पर भी आप कोई एक्शन नहीं ले पाए। दिस इज an initiative by the Pakistan Army. Is the Pakistan Army a part of the government of Pakistan or not? You think you have steered the action? No. The point of the matter is कि एक मिलिट्री पर्सन है जिसको आर्मी के अपने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के अंदर, उनकी टॉप सिटी के केस के अंदर और उनकी पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशंस के तहत, उनकी टॉप सिटी के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कर रहे हैं कि ये हुकूमत का एग्जीक्यूटिव एक्शन, आर्मी का जिस तरह कोई भी इदारा अपने एम्प्लॉइज की उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत उनको अकाउंटेबल ठहराता है, वो ठहरा रहा है। अब आपने अगर इस चीज को भी उठा के हुकूमत के लिए तनकीद का एक पॉइंट बनाना है, 100 बिस्मिल्लाह, मगर बात यह है कि ये एक्शन ले रही है, आर्मी पहले भी लेते आई है। बट डू यू हैव नो ग्रीवेंस अगेंस्ट जनरल बाजवा? नहीं देखिए जिन साहब का आप जिक्र कर रही हैं,
और जो मौसूफ कल गिरफ्तार हुए हैं, ये कोई शक नहीं दोनों बैसाखियां रही हैं। इमरान खान साहब की ऑपोजिशन इन पे चली, हुकूमत बनाई उनके कंधों पे बनाई गई, उसके बाद हुकूमत चलाई इनकी गई। इमरान खान साहब को उन्होंने पहले नवाला उनके मुंह में डालते थे, उनको चबाना नहीं आता था तो जबड़ा भी इनके लिए वो हिलाते थे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है दोनों। और इसमें मजे की बात यह है कि जिन साहब का आप बता रही हैं, वो पहले इमरान खान साहब कहते थे इनसे बड़ा डेमोक्रेट कोई नहीं है, फिर कहते थे इन्हीं साहब ने मेरी हुकूमत गिराई, फिर उसके बाद उन्हीं साहब के साथ चंद माह बाद आरिफ अलवी साहब की ब्रोकरेज मीटिंग में बैठे और उन्हीं साहब के कहने के ऊपर 2 असेंबलियां तहलील कर दी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बैसाखियां थी जिनके कंधों पे इमरान खान साहब चलते आए, और उसके बाद जब उनकी आपस में लड़ाई हो गई तो खान साहब का एक जाली निजाम उन साहब के हवाले से, बाजवा साहब के हवाले से दोनों आप लोग बड़े अग्रीव्ड हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है गुजरांवाला जलसे में कि जी इन सब इन्होंने किया धरा इनका है, उनको जवाब देना खान साहब एग्रीड नहीं हो सकते क्योंकि पहले वो अग्रीव थे, हाँ। मगर फिर उन्हीं के कहने के ऊपर अपनी 2 असेंबलियां तहलील कर दी। या तो होता ना कि एग्रीव होने के बाद फिर उनके साथ मीटिंग करके उनकी एडवाइस ना ले रहे होते। जी जी हारिस साहब आपका कोई वन लाइनर में? देखिए मोना, वन लाइनर मेरा सिर्फ ये है बिलाल से कि आपने कोई ऑस्टेरिटी ड्राइव की है, कोई अवाम को पता चले कि आपने वाकई इन हाउस क्रंच किया है और वो रिलीफ आवाम को दे रहे हैं। 50 बिलियन इज पीनट एट गवर्नमेंट लेवल। मेरे ख्याल में ये इसके आई एम श्योर कि बिलाल विल हैव एन आंसर। और मेरे एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बात करना, गुड नो एफिलिएशन विद एनीवन, इट इज जस्ट प्योर पाकिस्तानी की आवाम को क्लैरिटी से कह दिया, वरना बिलाल साहब may have thought otherwise. Not at all, बिल्कुल। वो कह रहे हैं मेरी एफिलिएशन नहीं, आई एम टॉकिंग लाइक अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जी हुमायूं साहब, आपकी भी इतनी मासूमियत है, इस पे बंदा कुर्बान क्यों ना जाए। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी आपकी इस मासूमियत पे तबसरा किया है, आपके सामने पेश कर रही हूँ। पीटीआई से बड़ा मौका परस्त और तोता चश्म देखा न सुना, अपने चीफ प्रोमोटर / ऑर्गेनाइजर / प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को गिरफ्तार होते ही डिसओन कर दिया। ये बेसिकली ट्वीट है। आपने उस ट्वीट के ऊपर जो बाकी उन लोगों ने जिन्होंने उस ट्वीट का जवाब दिया उनको भी जरा पढ़ के देख लें, वो भी नहीं, वो तो नोटेबल लीडर, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ ना, उसके अंदर बात लोगों ने देखिए बात ये हो जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारी चीज़ें होती रहती है। मुझे एक बात बताएं, मौलाना फजलुर रहमान PDM 1 में कहाँ थे? PDM के सरबराह थे। सरबराह थे। हाँ, आपको भी याद होना चाहिए। आपने उनका नदीम मलिक साहब वाला एक इंटरव्यू सुना है? जी ठीक है, हाँ, जिसमें वो कहते हैं कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कहा। किसने कहा? हाँ, बाजवा साहब ने कहा। और फैज साहब, इन्होंने इन सबको कहा कि आके मिलो और इस तरीके से ये सारा कुछ होगा। दैट प्रूव्स वन थिंग कि ये सारा का सारा जो सिस्टम था वो इनके लिए जनरेट हुआ था, वो इनको करने के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब किन के लीडर हैं? PMLN के। ख्वाजा आसिफ साहब जिस दिन वो हार रहे होते हैं वो खुद कहते हैं मैंने 12 बजे जनरल बाजवा साहब को कहा कि भाईजान मैं तो हार रहा हूँ, कुछ करो। जनरल बाजवा साहब ने वैसे व्यूज सुने ख्वाजा आसिफ साहब के बहुत क्रिटिकल है। नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना, ये जो अभी क्या नाम है उनका, ख्वाजा साद रफीक साहब जो कह रहे हैं, मैं उनको ये सुनाना चाह रहा हूँ, जरा ख्वाजा उनकी भी तो बात सुन ले कि वो क्या कह रहे थे। नहीं तो बाजवा साहब, एक मिनट है जाए, बाजवा साहब की बात सुन ले। बाजवा साहब ने ओपनली कहा हुआ है कि बल्कि ख्वाजा साहब को क्या नाम है उनका, उनको सुनाई भी थी एक महफिल में कि तुम क्या बात करोगे, तुम्हें तो मैंने जिताया वरना तो तुम हार रहे थे। बाजवा साहब ने कहा है, ये बाजवा साहब ने कहा, डांटा है उनको। आपको अभी कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है। इस तरह ये है कि जैसे अभी ब्रिगेड साहब कह रहे थे कि इन लोगों ने, देखिए अगर हम रीसेंट हिस्ट्री में देखें तो अर्जेंटीना के जो क्या नाम है हावियर मिली जो है वो आए हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आते साथ ही अपने एक्सपेंसेस कम करके जो इन्फ्लेशन है वो 25.5% से डाउन करके 4.2% पे ले आए हैं, ठीक है। और ये 7 महीनों में लेकर एक बात देखिए, ये याद रखें, आप उनके इंटरव्यूज कोट कर रहे हैं, अपने इंटरव्यूज में तो बताएं। मैं आपको एक बात बताता हूं ना, खान साहब ने कहा था कि असेंबलीज मैनेज करते थे फैज हमीद साहब उनके लिए। जब ये लोग आए थे, जब ये लोग गए थे, जब इस पाकिस्तान से इनकी हुकूमत गई थी, और ये याद रखें वो इन्हीं के दौरे हुकूमत में गई थी। मियां साहब हमारी दौरे हुकूमत में नहीं निकाले गए थे, इन्हीं की दौरे हुकूमत में उनको निकाला गया था। और जो ही उनको निकाला गया था, GDP जो थी ना पाकिस्तान की, वो 4.6 के से जम करके 5.95 हो गई थी जब वो चले गए, बढ़ गई थी GDP। जब वो चले गए थे, उसके बाद बढ़ी, उससे पहले नहीं बढ़ी। अच्छा,
जब ये लोग गए थे उस वक्त बी प्लस था जो फिच का वो होता है ना, बी प्लस। अच्छा एक और आखिरी बात आपको पता है कि अगर हम ये जो रेट था डॉलर रेट 14 सेंट्स और 4 सेंट्स का, अगर ये 4 सेंट्स पे होता है जैसे बाकी मुल्कों में है, तो आज आपको पता है 2.8 ट्रिलियन की बजाय सिर्फ 840 बिलियन होता है इन स्पाइट ऑफ द करंट रन रेट। के पास टैक्स है, लेकिन ये 26%, ये 26%। फैज हमीद साहब का सवाल सर वो मैंने आपसे करना है आफ्टर अ ब्रेक। नाजरीन इसके ऊपर आते हैं और आई होप के हुमायूं साहब से मेरे को जवाब। वेलकम बैक नाजरीन जी। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, आप सर अर्ज करते हैं, हम आप फरमा दें हमारे अर्ज के जवाब में कि ये बाजवा साहब की स्टेटमेंट्स आपने गिनवाई, ख्वाजा आसिफ की गिनवाई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फैज साहब के बारे में कहते थे ना खान साहब कि मैं इसीलिए चाहता था, ये मेरे लिए बंदे भी मैनेज करते थे, असेंबलीज भी मैनेज करते थे। फैज साहब के नहीं, वो बाजवा साहब को उन्होंने वो कहा था। नहीं फैज साहब के, क्योंकि वो DGI के बारे में कहते थे कि इसलिए मैं चाहता था कि ये रहे यहाँ पे। नहीं, उन्होंने ही नेवर से। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं पहले भी बताया हुआ है, मेरी इमरान खान साहब के साथ मार्च में या समवेयर अराउंड दैट इसी तरीके से बात हुई थी, 1-on-1 मैं और इमरान खान साहब थे, और उस पे ये हुआ था। तो मैंने उन्हें वैसे ही क्रिटिसाइज करते हुए मैंने कहा था कि आप क्यों एक बंदे के ऊपर स्ट्रेस करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इसी तरह कहा कि डॉक्टर साहब आई एम लीस्ट बॉदर्ड हु कम्स ऑन टॉप हु डजंट एज फार एज इट इज ऑन द मेरिट। अच्छा, उन्होंने ये उनके अल्फाज हैं, जबकि हुकूमत तो ये एलिगेशन लगाते हैं कि वो म्यूटनी करवा रहे थे फौज में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी इमरान खान साहब के साथ मार्च में ये बात हुई थी। इस मार्च में? इस मार्च में नहीं, 2022 की बात। आई सी, अच्छा मार्च 2022 फिर तो आपके सही वक्त पे बात हुई थी जब ये मामला की बात कर रहा हूं, एंड दैट वाज प्रोबब्ली बिफोर ऑल दिस थिंग स्टार्टेड। ठीक है, उस वक्त उन्होंने कहा था कि आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड हु कम्स इन और चीजें। ठीक है, ये उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली, मैं बता सकता हूं एग्जैक्टली मैं कहां बैठा हुआ था, वो कहां बैठा था। मतलब ये जो आपके एक जो कहते हैं आपकी बिल्कुल एक अगले नहज की आपकी कुर्बत थी फैज साहब से, बिल्कुल आपको लगता है I don't think so ऐसी कोई बात थी। अगर ऐसी बात होती तो वो फैज साहब को DGI SI से क्यों हटाते, उनको वो पेशावर कोर कमांडर के लिए क्यों भेजते। देखिए ये फैसले होते हैं, वो जब आर्मी चीफ आपको बताते हैं कि इनमें से इसको कर लो, ये कर लो, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम ना वो कर देते, ये चीज है। और उसके बाद किसको बुलाया जाता है वो अपनी वो चीज होती है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, he was never interested in one particular person। अच्छा, हाँ। ये पूरा जो सिस्टम जब चल रहा होता है ना, तो इट इज पूरी फौज। बिलाल साहब आपने सुन लिया, ऐसी कोई बात नहीं है और ये कभी चाहते भी नहीं थे, उन्होंने खुद फिर इसीलिए हटाया था वहां से। सिर्फ जनरल फैज इनके टिकट बांट रहे थे और कोर वो इसलिए गए थे क्योंकि ये बात आती है कि किसी को भी चीफ बनाने से पहले एक दफा कोर कमांड करनी चाहिए, वो सिर्फ DGI SI थे। देखिए दूसरी बात ये है, मैं जरा वेरी क्विकली ऑन द इकोनॉमी मैं ये जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब हमारी हुकूमत आई, महंगाई की शरह 23% थी, आज 11% पे खड़ी हुई है, जो पिछले 3.25 सालों की कम तरीन शरह है। फरवरी में आप कहते हैं 23% जी। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें फरवरी के मुकाबले में कम है, रोटी की कीमत कम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 466 अरब से लेके 592 अरब रुपए तक किया बढ़ाया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान के सबसे मुस्तहिक खानदानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की जाती है। बिजली की सब्सिडी की मैंने ऑलरेडी बात की और साथ ही साथ IMF का प्रोग्राम भी हमने एग्री किया। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करके जितने इस चंद माह में जितनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस हो सकती थी वो भी की है, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मईशत के लिए दरकार है, चाहे वो बिजली के सेक्टर में हो, FBR में हो, उस पर भी काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही है और आगे इंशाल्लाह इसके नतीजे। ब्रिगेडियर साहब, सब कुछ हो रहा है अपनी जगह पे और ये जो हुकूमत की कारकर्दगी पर क्रिटिसिज्म है ये बेजा है। और दूसरा ये भी फरमाइएगा, ये जो म्यूटनी का इल्जाम लगता है कि खान साहब म्यूटनी करवाना चाहते थे फौज में जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, उसका जवाब दिया हुमायूं साहब सेज के मुझे तो वो कह रहे थे खान साहब की कोई गर्ज ही नहीं है, जो मर्जी आर्मी चीफ बनता है बने, टॉप मोस्ट हो और बस मेरिट पे आए। देखें, एक तो बात ये है कि बेसिकली PDM गवर्नमेंट को चाहिए कि अवाम को इतना रिलीफ दें कि दे डेवलप कॉन्फिडेंस इन द PDM गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए। स्टेबल गवर्नमेंट ही आपकी इकोनॉमिक रिवाइवल करके देगी। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग। बेसिकली आप अवाम को इतना रिलीफ, 50 बिलियन इज नथिंग। आप 500, 600, 700 अरब निकालें फ्रॉम योर ओन रिसोर्सेज जनरेट करें, जो मैंने आपको ऑप्शन बताई। FBR में 3000 अरब एक साल का चोरी है सेल टैक्स इंडेक्स में, आप 500 अरब उससे बता लें।
आपकी कोई मिनिस्ट्री कम होने वाली है वो कर लें, स्टेट कॉर्पोरेशन में 1000 खर्च करते हैं उसमें तो कुछ कम कर लें। लेकिन बेसिकली मेरा मकसद ये कि अवाम को इतना रिलीफ दे दें कि दे स्टॉप लुकिंग टुवर्ड अदर, ये ऑपोजिशन की तरफ या किसी और की तरफ, एंड देखते हैं कि नहीं ये गवर्नमेंट अच्छी है, ये हमारे लिए खुशहाली ला रही है, वी आर वेरी सेटिस्फाइड। That is the win of PDM. That is my point of view. Very fair sir। ये सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था, क्योंकि आप भी वजीर दाखिला थे उस वक्त सिंध के, तो ये तमाम तर कहते हैं कि इंटरिम जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी तब ये खान साहब ही सारी चीजें कर रहे थे, और ये जो इल्जाम लगाती है PDM हुकूमत, ये सही है? आपको लगता है कि वो म्यूटनी चाहते थे और वो आर्मी चीफ के जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके ऊपर असर रसूख रखना चाहते थे, इसलिए धरने निकाले थे खान साहब ने? There was certain apprehensions, ठीक है, I don't want to say openly, but there were apprehensions, and that is one of the reasons कि ये जो कुछ बाद में अभी ये हो रहा है, उसके बाद एफिलिएशन उन्होंने अपनी तकरीबन जाहिर की हुई थी, और उसके बाद फिर खास तौर पर ये सीनियर ऑफिसर जब रिटायर होते हैं ना, ऐसे सेंसिटिव अपॉइंटमेंट थे, ये इन पे चेक एंड बैलेंस जरूर होता है, और उसमें बहुत चीजें रिवील की होंगी, जिसके बेस के ऊपर उन्होंने ओपनली लाउडली ये सेकंड रिटायरमेंट के बाद के जो एलिगेशन लगाए हैं और कहा जी इस पे भी हम चार्जशीट करेंगे, दैट मीन के, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस अवेलेबल होगी, जिसके बेस के ऊपर जज एडवोकेट ब्रांच ने वेट करके कहा होगा कि दिस कैन बी डन, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग चार्ज्ड। रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑन दिस वन नाज़रीन, आई थैंक ऑल द जेंटली, देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।